नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। महाकुंभ सीरीज में महामैराथन में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन है साथियों, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है साथियों, FLT वो 7 है। ठीक है, और ये आज हम बहुत फास्ट देखेंगे साथियों। यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स होंगे। आज हम फैक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे साथियों। ठीक है, तो आइए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यकाम जाबल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देता है, तो वो किससे उल्लेखित है साथियों, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन बी जाबाल उपनिषद, ऑप्शन सी कठोप उपनिषद, या ऑप्शन डी छंगोदय उपनिषद साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी छंदोदय उपनिषद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देने का चयन कीजिए। तो हमारे पास साथियों यहाँ पे दो सूची है, एक वेद है और एक रचनाकार है साथियों। तो हमें बताना है कौन सा वेद किस रचनाकार ने किसका है साथियों। तो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। और एक तरफ है विश्वकर्मा, विश्वामित्र, भरत मुनि और धन्वंतरी। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस वेद के रचनाकार कौन है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, तो जो ऋग्वेद है साथियों, उसके जो रचनाकार है वो धन्वंतरी है। ठीक है, और सामवेद के भरत मुनि, यजुर्वेद के विश्वामित्र और अथर्ववेद के जो रचनाकार है वो कौन है, विश्वकर्मा जी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में कांकणी किसे कहते थे साथियों। आपके जो ऑप्शन है मृदा को, दलालों को, तीर्थयात्रियों को, या स्तंभों पर लिखे अक्षरों को। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। ठीक है, मृदा को। ठीक है, तो मौर्य काल में मृदा को कांकणी कहते थे साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभीर वंश का संस्थापक कौन था साथियों। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रवर सेन, विंध्य शक्ति, ईश्वर सेन या सर्वसेन। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि अभीर वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है ईश्वर सेन। ठीक है, ईश्वर सेन अभीर वंश का संस्थापक था साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम के बारे में ये किसने लिखा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक देवी संयोग था। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कानूनगो, ऑप्शन बी है RP त्रिपाठी, ऑप्शन सी अब्बास खां शेरवानी, या ऑप्शन डी राल्फ फिंच। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम के बारे में यह किसने लिखा था कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की एक विजय एक देवी संयोग था। तो साथियों ये लिखा था RP त्रिपाठी ने। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर सही उत्तर साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम का संबंध क्या है। ऑप्शन है राम की रावण पे विजय से, ऑप्शन बी शिव शक्ति, ऑप्शन सी महाबली से, या ऑप्शन डी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो ओणम का संबंध है, भारत का जो त्योहार है दक्षिण भारत का ओणम, उसका संबंध इन ऑप्शन में से किसका है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी महाबली से। ठीक है, तो ओणम का संबंध साथियों महाबली से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देने का चयन कीजिए साथियों। तो हमारे पास दो सूची है साथियों, यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य और दूसरी सूची है स्थान की। तो ये आपको बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन से स्थान का है साथियों। आपके एक तरफ ऑप्शन है साथियों भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम। और जो स्थान है केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु।
तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि सही यहाँ पर सुमेलित क्या है साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो भरतनाट्यम है साथियों वो तमिलनाडु स्थान का है। ठीक है, जो कथक है वो उत्तर प्रदेश, और जो कुचिपुड़ी है साथियों वो आंध्र प्रदेश, और जो मोहिनी अट्टम है वो केरला का। ठीक है साथियों, तो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य साथियों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से स्थान से रिलेटेड कौन से शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य साथियों, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए साथियों। तो आपके ऑप्शन है, एक तरफ साथियों समाचार पत्र और संपादक, चंद्रिका राजा राम मोहन रॉय, संवाद प्रभाकर ईश्वर गुप्ता, ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र रॉय, या जामे जमशेद बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो साथियों यहाँ पे असत्य युग्म का हमको चयन करना है। तो साथियों यहाँ पे जो असत्य युग्म है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, जामे जमशेद बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तेभागा आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से साथियों। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी केरत, या ऑप्शन डी चंपई। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि तेभागा आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो साथियों तेभागा आंदोलन का जो संबंध है वो बंगाल से है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूनागढ़ रियासत का विलय भारत संघ में कब हुआ है साथियों। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 15 फरवरी 1947, ऑप्शन बी 7 नवंबर 1947, ऑप्शन सी 20 नवंबर 1948, या ऑप्शन डी 12 नवंबर 1948। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। जूनागढ़ रियासत का जो विलय है भारत संघ में कब हुआ है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ जो रियासत थी साथियों उसका विलय भारत संघ में हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासक दक्षिणा पंथ के स्वामी कहे जाते थे साथियों। आपके जो ऑप्शन है, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, या नाग वंश। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस वंश के शासक को दक्षिणा पंथ के स्वामी कहा जाता था साथियों। शुंग वंश, सप्तवाहन वंश, कुषाण कुषाण वंश, या नाग वंश। तो साथियों दक्षिणा पंथ के स्वामी सप्तवाहन वंश को कहा जाता था साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजुमन खुगामे वतन नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी साथियों। ये आपको बताना है इस दल की स्थापना किसने की थी। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मौलवी बरकतुल्ला, ऑप्शन बी है फाजिल मोहम्मद खां, ऑप्शन सी है अजीज खम्मार, या ऑप्शन डी है शाकिर अली खां। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है शाकिर अली खां। ठीक है साथियों, तो शाकिर अली खां के द्वारा अंजुमन खुगामे वतन नामक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है साथियों। आपको बताना है कामायनी किसकी रचना है साथियों। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन डी देशंकर प्रसाद। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है साथियों, तो कामायनी इनकी रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो साथियों आपके जो ऑप्शन है, शिव मंगल सिंह सुमन, विश्वास बढ़ता ही गया, ऑप्शन बी है हरिशंकर परसाई, यथासंभव, ऑप्शन सी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, रशिम रेखा, या ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्मादिनी।
साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कौन सा यहाँ पे असत्य युग्म है साथियों, उसका चयन करें। तो साथियों यहाँ पे जो असत्य है वो है हरिशंकर परसई यथासंभव। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ बांचना मालवा के किस गायन को कहा जाता है साथियों? ऑप्शन है हीट गायन, भरथरी गायन, भोपे गायन या बरसाती गायन। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं पढ़ बांचना मालवा के किस गायन को कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है भोपे गायन। भोपे गायन को पढ़ बांचना कहा जाता है साथियों, मालवा का ये गायन है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भील जनजाति में प्रचलित शब्द कथीरा का अर्थ क्या है साथियों? आपको कथीरा का मीनिंग बताना है। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्त्रियों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र, ऑप्शन बी है मुख्य भोजन एवं पेय पदार्थ, ऑप्शन सी गांव का चौकीदार या ऑप्शन डी स्त्री व पुरुष द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं भील जनजाति में प्रचलित शब्द कथीरा का अर्थ क्या है। तो साथियों कथीरे का जो अर्थ है वो है स्त्री व पुरुष द्वारा पहने जाने वाले आभूषण को भील जनजाति में कथीरा कहा जाता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। यहाँ पे कथन है कि माच उद्भव स्थान उज्जैन है साथियों, मध्य प्रदेश का एक राजकीय लोक नृत्य है, या माच के प्रणेता उज्जैन के सिद्धेश्वर सेन है साथियों। तो इसमें से कौन सा कथन सही है साथियों, आपको बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल तीन, केवल एक और दो या उपयुक्त तीनों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि सही कथन क्या है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है साथियों, तो जो माच का उद्भव स्थान है वो है उज्जैन साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है साथियों? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी जबलपुर में। तो जबलपुर में साथियों ये स्थित है रानी दुर्गावती संग्रहालय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल सांची से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस स्तूप की खोज जनरल टेलर द्वारा 1918 में की गई थी। इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है साथियों। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है साथियों। ऑप्शन है आपके केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या तीनों साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो और तीन ही कथन जो है वो सही है। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था साथियों, और सांची स्तूप के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरवर सिंह गार्ड ने 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से अंग्रेजों का विरोध किया था साथियों? आपके जो ऑप्शन है भोपाल रियासत, मालवा क्षेत्र से, महाकौशल से या बघेलखंड क्षेत्र से। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं सरवर सिंह गौड़ ने 1857 की जो क्रांति थी उसमें किस क्षेत्र से अंग्रेजों का विरोध किया था साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल रियासत। ठीक है साथियों, तो भोपाल रियासत से इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था 1857 की क्रांति में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इन्फान बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। आपके जो ऑप्शन है लॉयस मैदान, हिमनदी मैदान का या सरोवरी मैदान का या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है कि जो मणिपुर पहाड़ी से घिरा इन्फान बेसिन है वो किस चीज का एक सुंदर उदाहरण है साथियों। लोएस मैदान,
हिमनदी मैदान का, सरोवरी मैदान का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो इम्फाल बेसिन है वो एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी साथियों, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, कार्डमम, या ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी साथियों। तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए अनाईमुडी। ठीक है साथियों, तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए साथियों। तो साथियों एक तरफ आपकी झील है और राज्य है, आपको बताना है कि कौन सी झील कौन से राज्य में है। तो उसमें आपको असत्य युग्म बताना है साथियों। तो ऑप्शन ए है कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है खेचियोपाली लद्दाख, ऑप्शन सी है करंजी कर्नाटक, या ऑप्शन डी माय गोवा। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका ये असत्य युग्म क्या है साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है खेचियोपाली लद्दाख। तो ये साथियों यहाँ पे गलत युग्म है। ठीक है, बाकी जितने युग्म है कोलेरू आंध्र प्रदेश, करंजी कर्नाटक और मायम गोवा ये सभी सही है साथियों। असत्य युग्म है ऑप्शन बी। तो साथियों खेचियोपाली लद्दाख में नहीं है, ये सिक्किम राज्य में है साथियों। ठीक है, ये झील कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मूल वर्षा ऋतु कौन सी है साथियों। आपके जो ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु, शीतकालीन वर्षा ऋतु, लौटते हुए मानसून से वर्षा, या ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा ऋतु। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों भारत की जो मूल वर्षा ऋतु है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा ऋतु। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे साथियों, बिल्कुल आप इसको याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारीन वनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके जो ऑप्शन है ये वन मुख्यतः दलदली भागों से मिलते हैं, ये वन उच्च जैव विविधता युक्त सदा रहित वन है साथियों, इन वनों में सुंदरी, केजुरीना और केवड़ा एवं बेंदी आते हैं। तो साथियों इन कथनों पर विचार कीजिए और आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल दो, एक और दो, या उपयुक्त सारे सभी सही है साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है। जवारिन वनों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए साथियों और इसका सही उत्तर दीजिए कौन सा कथन सही है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये तीनों ही जो कथन है साथियों ये सही है ज्वारिन वनों से। ठीक है, ये दलदली भागों में मिलते हैं साथियों, ये वन उच्च जैव विविधता युक्त सदा रहित वन है साथियों, और इन वनों में सुंदरी, केजुरीना, केवड़ा और बेंदी आते हैं साथियों। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुटुक पन बिजली परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों चुटुक पन बिजली परियोजना किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कि किस राज्य से संबंध है साथियों इसका। तो साथियों चुटुक पंच बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य से इसका संबंध है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोरामाखी तांबा खनन केंद्र किस राज्य में है साथियों। आपके जो ऑप्शन झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं किस राज्य में है सोरामाखी तांबा खनन केंद्र। साथियों सोरामाखी तांबा खनन केंद्र झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है कि भारत कपास के पौधों का आदि निवास है, विश्व में भारत का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है साथियों। तो आपको ये बताना कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो,
एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों। ठीक है साथियों, तो जो दोनों जो कथन है वो दोनों सही है कि भारत कपास के पौधों का आदि निवास है, और विश्व में भारत पहला देश है जहाँ पे कपास की संकर किस्म विकसित हुई है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है साथियों? प्रभाव है कि भूजल स्तर का ह्रास, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, या बढ़ी हुई लागत। तो नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें साथियों। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या सारे ही सही है साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सारे ही नकारात्मक प्रभाव है साथियों हरित क्रांति का। ठीक है, तो भूजल स्तर का ह्रास हुआ है, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, और बढ़ी हुई लागत है साथियों। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ है कि ज़्यादा हरित क्रांति में जो हमें सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है, तो वो अधिक लगने लगा, तो उससे भूजल स्तर का क्या हुआ साथियों, ह्रास हो गया है। जो मिट्टी की जो गुणवत्ता थी जो पहले के समय में होती थी उसमें भी गिरावट देखी गई है साथियों, जिसके कारण क्या हुआ है, उनकी लागत बढ़ गई साथियों किसानों की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में ऊर्जा के तीन प्रमुख संसाधनों में से कौन सा शामिल नहीं है साथियों? आपके जो ऑप्शन है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, या जल विद्युत। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन बहुत इजी है कि देश में ऊर्जा के तीन मुख्य संसाधनों में से कौन शामिल नहीं है साथियों? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, या जल विद्युत। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खनिज तेल। ठीक है, ठीक है, और बाकी जो संसाधन है वो मुख्य है साथियों ऊर्जा के, कोयला आप सभी को पता है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, पीएनजी, सीएनजी, जल विद्युत। ठीक है साथियों, तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे, खनिज तेल। तो ये ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत होते हैं तीन, उनमें ये शामिल नहीं है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले क्रमानुसार हैं। आपको क्रम के अनुसार ये बताना है कि न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से साथियों, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, रतलाम। ऑप्शन बी उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़। ऑप्शन सी है उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, या ऑप्शन डी उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, रतलाम। तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली साथियों, इसका किस पुराण में वर्णन है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, या कल्कि पुराण। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं सही उत्तर क्या है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु पुराण। ठीक है साथियों, तो जो मेघनाथ तपोस्थली साथियों, इसका जो वर्णन मिलता है वो विष्णु पुराण में मिलता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफी कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है साथियों? आपके ऑप्शन है, इस क्षेत्र की समुद्र तट से दूरी अधिक है, इस क्षेत्र में सिर्फ चक्रवर्ती वर्षा होती है, इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है, या ऑप्शन डी है इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी नहीं होता है साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है कि निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है साथियों। तो साथियों उसका जो कारण है वो है इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का वृष्टि छाया पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्ट खनिज संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है साथियों, तो कथन है, कथन एक है एस्बेस्ट एक रेशेदार खनिज है। दूसरा है यह अग्नेय चट्टानों के शिराओं में तथा डोलामाइट एवं चूना पत्थरों के साथ पाया जाता है। और तीसरा है क्राइसोटाइल्स और अमोसाइट इसके प्रमुख इसमें है साथियों। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है साथियों। ऑप्शन है केवल दो, केवल तीन, केवल एक और तीन, या सारे सही साथियों।
तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। उपयुक्त जितने भी जो कथन है साथियों वो सही है कि एस्बेस्ट एक रेशेदार खनिज है और यह अग्नाई चट्टानों के शिराओं में तथा डोलोमाइट एवं चूना पत्थरों के साथ पाया जाता है और क्राइसोटाइल्स और अमोसाइट इसकी प्रमुख किस्में हैं साथियों। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे जो कथन है साथियों वो सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 21-22 में वित्तीय वर्ष 20-21 की तुलना में इनमें से किस खनिज में वृद्धि परिलक्षित हुई है साथियों? आपके जो ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क या हीरा। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए चूना पत्थर। ठीक है, तो चूना पत्थर जो खनिज है साथियों उसमें वृद्धि परिलक्षित हुई है प्रदेश में वित्तीय वर्ष 21-22 में और वित्तीय वर्ष 20-21 की तुलना में साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातक नहर किस जिले में साथियों आपको बताना है? खंडवा, बड़वानी, खरगोन या झाबुआ। तो साथियों सातक नहर है वो खरगोन जिले में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से असत्य युग में बताना है साथियों। ठीक है, तो युग में इस प्रकार है। पहला झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी, बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट शहडोल, निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली या गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट नरसिंहपुर। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे जो असत्य युग में वो है बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट शहडोल। ठीक है, साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है तो वो शहडोल में नहीं है साथियों, वो है कहाँ पर? राजनगर छतरपुर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? तो आपके जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए है 42.69%, ऑप्शन बी है 45.04%, ऑप्शन सी है 37.12% या ऑप्शन डी है 39.94%। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी 39.94%। ठीक है साथियों, तो 22-23 के अनुसार जो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण था साथियों उसमें द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना था? 39.94%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 लाख आबादी वाले शहरों में कौन सा विकल्प सत्य है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ऑप्शन बी है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर, ऑप्शन सी है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर या ऑप्शन डी है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 लाख आबादी वाले शहरों में कौन सा विकल्प सत्य है साथियों? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए है। ठीक है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक थी साथियों? आपके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है 1951 टू 1961, ऑप्शन बी है 1981 टू 1991, ऑप्शन सी है 1961 टू 1971 या ऑप्शन डी है 2001 टू 2011। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि दशकी जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वो किस दशक में सबसे ज्यादा थी साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी है 1961 टू 1971। तो इस दशक में जो हमारे मध्य प्रदेश की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर थी साथियों वो सर्वाधिक थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है साथियों? ऑप्शन है आपके इस प्रकार अनुच्छेद 322, 323, 324 या 318। तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों वो आपको बताना है। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कौन सा अनुच्छेद है इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है साथियों भारतीय संविधान में। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के नियंत्रक और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए लेखा परीक्षक के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला है साथियों कि उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, और दूसरा है सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है साथियों। आपके जो ऑप्शन है वो है केवल एक, केवल दो, या दोनों ही सही नहीं है साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत के नियंत्रक और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है साथियों। उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी पद के लिए वो पात्र नहीं होते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोनों ही जो कथन है साथियों वो सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का प्रावधान है साथियों। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार का प्रावधान है साथियों। उस अनुच्छेद को आपको बताना है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है अनुच्छेद 70, 71, 72 या 73। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का प्रावधान है। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 73। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। कथन है अनुच्छेद 130 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा दिल्ली के अतिरिक्त और अन्य किसी स्थान पर सुनवाई कर सकता है। दूसरा है साथियों अभी तक लखनऊ और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऐसी सुनवाई की है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है साथियों। ऑप्शन है आपको केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। तो केवल जो पहला कथन है साथियों वो सही है कि अनुच्छेद 130 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से असत्य युग में आपको बताना है साथियों। सूची 1 में संविधान संशोधन, सूची 2 में है प्रावधान। तो पहला है प्रथम संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा है साथियों 40वां संविधान संशोधन, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 62 वर्ष कर दिया गया साथियों इस संशोधन में। तीसरा है 52वां संविधान संशोधन, दल प्रावधान बदल संबंधित। और डी है 71वां संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया साथियों। तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि यहाँ पे असत्य युग में कौन सा है। तो साथियों जो पहला है प्रथम संविधान संशोधन वो सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है साथियों। तो यहाँ पे जो गलत है वो है 40वां संविधान संशोधन, लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया साथियों, ये गलत है। ठीक है, तो 40वां संविधान संशोधन क्या कहता है साथियों, वो कहता है कि संसद को भारत के जो समुद्री क्षेत्र हैं उसकी सीमा तय करने का अधिकार दिया था साथियों। और इसके अलावा इस क्षेत्र में 64 नई केंद्रीय और राज्य कानून भी शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है साथियों लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया, ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये है 41वां। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण का प्रावधान है साथियों। तो कौन सा अनुच्छेद में ये आपको बताना है साथियों। आपके जो ऑप्शन है अनुच्छेद 222, 224, 227 या 228। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 228। ठीक है, तो अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय को अंतरण का प्रावधान है साथियों कुछ मामलों में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए साथियों। ठीक है, तो एक
सूची जो फर्स्ट है वो राष्ट्रपति शासन की है और सूची 2 है साथ ही राज्यपाल की है। तो पहला है प्रथम राष्ट्रपति शासन कुंवर महमूद अली खान, द्वितीय है साथियों, दूसरा है द्वितीय राष्ट्रपति शासन सीएम पूनाचा और तीसरा है तृतीय राष्ट्रपति शासन सत्यनारायण सिन्हा साथियों। तो इसको सही आप कूट का प्रयोग करके साथियों सही उसका उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी है। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति शासन सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है, द्वितीय राष्ट्रपति शासन सीएम पुनाचा और जो तृतीय है साथियों वो तृतीय राष्ट्रपति शासन कुंवर महमूद अली खान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल सेवानिवृत्त होने के पश्चात असम पर्वतीय सीमा आयोग के सभापति नियुक्त हुए थे साथियों? आपके जो ऑप्शन है केसी रेड्डी, ऑप्शन बी सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन सी भगवंत दयाल शर्मा या ऑप्शन डी हरि विनायक पटस्कर। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी हरि विनायक पटस्कर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्त पुस्तक न्यू हरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया किसने लिखी है साथियों? आपके जो ऑप्शन है बलराम जाखड़, पट्टभी सीतारामैया, के एम चांडी या ऑप्शन डी है राम नरेश यादव। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है साथियों। तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन है बलराम जाखड़। ठीक है साथियों, उनके द्वारा न्यू हरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया लिखी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प किस वर्ष विधानसभा में प्रस्तुत किया गया साथियों? स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प आपको बताना किस वर्ष में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 2014, 2022, 2010 या 2019। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चंस रिमेंबर हैं, किस किस का आंसर आपको पता है। ठीक है, तो साथियों स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण का जो संकल्प है वो विधानसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो साथियों अभिगमन का जो सही क्रम है, सही अनुक्रम है वो आपको बताना है। ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 2, ऑप्शन सी है 3 1 2 या ऑप्शन डी है 2 1 3। तो साथियों आपको अभिगमन का सही अनुक्रम बताना है साथियों। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो अभिगमन होता है वो कैसे होता है? रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा या ऊतक के द्वारा साथियों। तो साथियों जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा और ऊतक के द्वारा, ये इसका सही अनुक्रम है साथियों। ठीक है, अभिगमन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, लखनऊ या नई दिल्ली। तो साथियों राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए साथियों। तो सूची 1 में है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और सूची 2 में है उदाहरण। तो पहला है मोनोसेकेराइड्स ग्लाइकोजेन, दूसरा है डाइसेकेराइड्स सुक्रोज, तीसरा है साथियों पॉलीसेकेराइड हेक्सोज। तो साथियों आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड है साथियों वो है, उसका उदाहरण है हेक्सोस। ठीक है, और डाइसेकेराइड का जो है साथियों वो सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड का है ऑप्शन उदाहरण में 1 ग्लाइकोजेन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4D सिंड्रोम
किस बीमारी को कहते हैं साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है पेलाग्रा, ऑप्शन सी है रतौंधी या ऑप्शन डी है किलोसिस। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि 4D जो सिंड्रोम होता है वो किस बीमारी को कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 4D सिंड्रोम साथियों पेलेग्रा पेलेग्रा को कहते हैं साथियों, पेलेग्रा बीमारी को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है साथियों? आपके जो ऑप्शन है सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल या मूंगफली तेल साथियों। कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सा वनस्पति तेल सबसे उपयुक्त है साथियों? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में नीचे जो कथन दिए गए साथियों उस पर विचार कीजिए। तो अंडों के अंतःपात्र निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। या दूसरा है किसी संतान में सूत्रकणिका का रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है साथियों बताना है। ऑप्शन है आपको केवल एक, केवल दो या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है साथियों। तो कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों उसका सही उत्तर क्या है। तो आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में साथियों जो पहला कथन है वो सही है। ठीक है, कि अंडों के अंतापात इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइट्रोकांड्रियल रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइक्रोकॉन्ड्रियल डिसीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है साथियों। तो जो पहला कथन है साथियों वो सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्कार्बनिक अल्म स्कारवी, बी है थायमिन बेरी, सी है विटामिन के रक्त जमुना या डी है विटामिन ए वर्णदता साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि सही यहाँ पर जो युग में वो नहीं है कौन सा है, वो आपको बताना है। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन ए। ठीक है, ठीक है, तो विटामिन ए साथियों तो वर्णदता। ठीक है, तो जो वर्णदता होता है मतलब कलर ब्लाइंडनेस, वो विटामिन ए की कमी से नहीं होता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया रोग के आनुवंशिक रोग के होने का पता किसने लगाया साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नील एवं बीट ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। तो कथन पहला है कि 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्टंटिंग के प्रसार में 50% की कमी। दूसरा कथन है साथियों की दूसरा जो कथन है 2025 तक स्वास्थ्य पर आकस्मिक अत्यधिक व्यय कर रहे परिवारों की संख्या है वर्तमान स्तर से 25% तक कम करना है। तो कौन सा कथन सही है साथियों आपको बताना है। फर्स्ट, सेकंड या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो साथियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों से संबंधित जो कथन है साथियों उसमें जो कथन जो बी है साथियों वही सही है। मतलब जो दूसरा कथन कि 2025 तक स्वास्थ्य पर आकस्मिक अत्यधिक व्यय कर रहे परिवारों की जो संख्या है वर्तमान स्तर से 25% तक कम करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रेक्स संक्रमण रोग किससे होता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या जीवाणु। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं किसका सही उत्तर क्या है। एंथ्रेक्स संक्रमक रोग किससे होता है? तो साथियों ये जो रोग है ये होता है जीवाणु से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए साथियों। ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय आयुष मिशन 2015, डायलिसिस योजना 2016, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1986,
या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 साथियों। तो आपको असत्य युग्म बताना है साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, आयुष मिशन 2015, ये असत्य युग्म है साथियों। ठीक है साथियों, तो जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है वो 2015 से नहीं, वो 2014 से इसका आरंभ किया गया था साथियों। ठीक है, तो ये युग्म साथियों गलत है। बाकी जो है डायलिसिस योजना, राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, बाकी सारे युग्म सही है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया था साथियों? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा या एमसी मैरीकॉम। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, अभिनव बिंद्रा। ठीक है साथियों, तो अभिनव बिंद्रा के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 में, ठीक है, तो मशाल वाहक के रूप में इन्हें चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया साथियों। आपके जो ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल, तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों, आपको बताना है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो साथियों जो प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2024 को कोचरब आश्रम था साथियों, उसका उद्घाटन गुजरात में किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके जो ऑप्शन है शरद चौहान, मीनाक्षी गुप्ता, अनिल लाहौटी या प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति साथियों। साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, अनिल लाहौटी। ठीक है साथियों, तो अनिल लाहौटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया साथियों? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, अजय लांबा। ठीक है, तो अजय लांबा को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया है साथियों? ऑप्शन है आपके शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमरान खान या आसिफ अली जरादरी। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया है साथियों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा है? ऑप्शन है यूक्रेन, बेलारूस, बुल्गारिया या स्वीडन। तो इससे रिलेटेड हमने कई बार क्वेश्चन पढ़े हैं साथियों। कमेंट सेक्शन में बताएं कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा है। तो साथियों जो 32वां सदस्य है नाटो का वो है स्वीडन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? आपके जो ऑप्शन है साथियों राला मंडल अभ्यारण्य, नोरादेही अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य या पचमढ़ी अभ्यारण्य। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है वो किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है। तो साथियों उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, राला मंडल अभ्यारण्य। ठीक है साथियों, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि राला मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है साथियों। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलपति के नाम को अब क्या कहा जाएगा? तो आपको ये बताना है कि जो संशोधन हुआ है साथियों विश्वविद्यालय विधेयक का 2024 में, तो विश्वविद्यालय में जो कुलपति होते हैं उसको अब क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है कुलाधिपति, अध्यक्ष, कुलगुरु या कुल सचिव। तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर कुलगुरु। ठीक है, तो अब कुलपति को कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा साथियों, ये उनको अब कहा जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए साथियों। आपके जो ऑप्शन है, एक तरफ युग्म में खिलाड़ी और संबंधित खेल है साथियों, तो राजवीर सिंह पवार मलखम, प्रज्ञा सिंह फेसिंग, यश दुबे वुशु या गौरव यादव क्रिकेट। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि इसमें से कौन सा असत्य युग्म है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, यश दुबे वुशु। तो ये साथियों असत्य युग्म है। ठीक है, तो साथियों जो यश दुबे हैं वो किस खेल से संबंधित है, उनका संबंध क्रिकेट से है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राकेश गुप्ता, मकरंद दाउस्कर, हरिनारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो इंदौर का नया पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है आपके निर्वात नलियां, वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी है VLSI, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं साथियों। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे साथियों, तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो साथियों वो उपकरण था ट्रांजिस्टर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी साथियों? किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन है 1976, 1986, 1996 या 2006। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य साथियों? तो कथन है कि इस तकनीक की अवधारणा वर्ष 1954 में जॉन टिंडल ने दी है। दूसरा है कि 3KS2 से 300GS2 तक की आवृत्ति रेडियो स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती है। तीसरा है इनमें विद्युत ऊर्जा की क्षय नहीं होता है। और चौथा है इनमें केबल का प्रयोग 1 से 100GS2 की आवृत्ति की तरंगों के संचरण में प्रयुक्त होती है साथियों। तो कौन सा जो कथन है साथियों वो असत्य आपको बताना है। तो साथियों जो कथन डी है वो असत्य, बाकी जो कथन है वो सारे सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कब लॉन्च किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है 2018, 2016, 2020 या 2024। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2020 में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस साइबर अपराध में अटैकर भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी करता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है ईव्सड्रॉपिंग, ऑप्शन बी है वाटरिंग हॉल अटैक, ऑप्शन सी है क्रिप्टोजेकिंग या ऑप्शन डी है साइबर ग्रूमिंग। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना संबंधित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। तो कथन है आपके भारत सरकार द्वारा इसे 2006 में प्रारंभ किया गया। कथन दूसरा है इसमें वर्तमान में 32 मिशन मोड परियोजनाएं। और तीसरा है इस योजना के तकनीक आर्किटेक्चर में 2 परतें होती है साथियों। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन या तीनों ही सही है साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। तो केवल जो एक कथन है वो सही है साथियों। भारत सरकार द्वारा इसे 2006 में प्रारंभ किया गया साथियों। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ किया गया था साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉटमेल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी साथियों? आपके जो ऑप्शन है 1992, 1999, 1996 या 1998। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 1996 में इसकी स्थापना हुई है साथियों। तो हॉटमेल के बारे में आप सभी को पता होगा साथियों, ये क्या है, ये एक पर्सनल ईमेल सर्विसेज है साथियों, जो किसके द्वारा दी जाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो साथियों सूची 1 और सूची 2 है, तो पहला है यहाँ पे पहाड़ी जनजाति, भारतीय संविधान, विलीन मानवता अंग्रेजों ने, तीसरा है साथियों दलित वर्ग, डॉक्टर दास एंड दास, और चौथा है अनुसूचित जनजाति, गियर्सन। तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, जो पहाड़ी जनजाति है साथियों वो गियर्सन। ठीक है, विलीन मानवता डॉक्टर दास एंड दास, जो दलित वर्ग है साथियों वो है अंग्रेजों ने, और जो अनुसूचित जनजाति है वो भारतीय संविधान। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों में इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या किसकी साथियों, आपके जो ऑप्शन है सहरिया, भारिया, बंजारा या बीघा। तो साथियों जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है सहरिया जनजातियों की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा साथियों, वो आपको बताना है। आपके जो कथन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का गठन जो है 2011 में किया गया है। दूसरा है इस विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 51 जनजातियां विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में मान्यता दी है। और तीसरा है मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस विभाग को 62 कार्य सौंपे गए हैं। चौथा है साथियों के उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। तो साथियों बताएं कि कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सारे जो कथन है साथियों यहाँ पर सही है। किस जनजाति में महिलाएं कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती है साथियों, आपके जो ऑप्शन है कंजर, कोरकू, पारथी या भारिया। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी पारथी। ठीक है साथियों, तो पारथी जनजाति में जो महिलाएं होती है साथियों कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकांक्षा योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही साथियों, आपके ऑप्शन है उच्च विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी है जनजाति कार्य विभाग, ऑप्शन सी है सामान्य प्रशासन विभाग, या ऑप्शन डी है पंचायती राज विभाग। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है जनजाति कार्य विभाग। ठीक है, तो इस विभाग द्वारा आकांक्षा योजना चलाई जा रही साथियों। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है साथियों, यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को जेई, नीट और जो क्लेट जैसी एग्जाम्स होती साथियों उसकी तैयारियों के लिए निःशुल्क जो कोचिंग होती है साथियों उसकी सुविधा दी जाती है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइफरेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी साथियों, आपके जो ऑप्शन है 1987, 1984, 2002 या 2014। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए 1987। तो डाइफरेट की स्थापना 1987 में हुई थी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुजरिया पर्व किस त्योहार में मनाया जाता है साथियों, दिवाली, नागपंचमी, हरतालिका तीज या रक्षाबंधन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। भुजरिया पर्व किस त्योहार में मनाया जाता है। तो साथियों जो भुजरिया पर्व होता है वो रक्षाबंधन त्योहार में मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुनाथ सिंह मंडलोई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था साथियों, खरगोन, वड़वानी, झाबुआ या अलीराजपुर। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी बड़वानी। ठीक है साथियों, तो उन्होंने बड़वानी के क्षेत्र से जो हमारी 1857 की क्रांति थी साथियों उसका नेतृत्व किया था रघुनाथ सिंह मंडलोई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहरिया जनजाति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए साथियों। तो पहला है पेरुआ गोत्र नदी नाले पार करने वाले
सहरिया है। दूसरा है छुनाव गोद, सील या पत्थर के पीछे छिपे गए सहरिया है। तीसरा है साथियों खेका विवाह, जिसमें प्रचलित विवाह है साथियों। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो ऑप्शन है केवल दो, केवल तीन, केवल एक और दो, और केवल एक या तीन। तो साथियों जो यहाँ पे जो कथन असत्य है वो है केवल दो। तो ऑप्शन जो ए है वो सही है साथियों। ठीक है, बाकी जो कथन है वो सही है साथियों। ठीक है, तो सील या पत्थर के पीछे छिपे गए सहरिया है, तो ये जो कथन है साथियों गलत है। आइए अगला देखते हैं। भारिया जनजाति में ठेठरा का संबंध क्या है साथियों? वस्त्र से, संस्कार से, भोजन से या गोत्र से? साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे जो संबंध है वो है भोजन से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 मई को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है देश की साक्षरता दर से 3.7% कम है साथियों। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, या दोनों ही सही या दोनों ही गलत है साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, केवल केवल दूसरा। जो दूसरा कथन है कि भारत की जो साक्षरता दर है साथियों देश की साक्षरता दर से 3.7% कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय किस जिले में है? आपके ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। तो साथियों जो राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय साथियों वो इंदौर जिले में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का मोटो क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शन है प्रतिभा, प्रेरणा, गति, कौशल, बलम, उन्नत होना, सशक्त, कल, या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों मुख्यमंत्री की जो कौशल संवर्धन योजना है उसका मोटो क्या है साथियों। तो साथियों उसका जो मोटो है वो है उन्नत हुनर सशक्त कल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य क्षेत्र में कितनी आबादी पर बनाने का प्रावधान है साथियों? ऑप्शन है आपके 80,000, 90,000, 1.5 लाख या 1,20,000 पर। साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश में सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है साथियों सामान्य क्षेत्र में कितनी आबादी पर बनाने का प्रावधान है साथियों। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1,20,000। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है वो बताना है साथियों। कॉम्प्लेक्स और दूसरा है जिला। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन से जिले में, तो कौन सा यहाँ पे असत्य युग्म है वो आपको बताना है। तो पहला है रेडीमेड गारमेंट्स इंदौर, चमड़ा देवास, फार्मा पार्क सतना, प्लास्टिक पार्क रायसेन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो फार्मा पार्क है वो सतना, यही गलत यहाँ पे असत्य युग्म है साथियों। जो फार्मा पार्क है वो है कौन से जिले में, वो है धार जिले में। और कहाँ पर है धार जिले में? पीथमपुर में साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है साथियों? आपके जो ऑप्शन है 83 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, 45 किलोमीटर या 23 किलोमीटर। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 किलोमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइस समझौता बौद्धिक संपदा के किस प्रकार से संबंधित है साथियों? ऑप्शन है व्यापार चिन्ह, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट या पेटेंट। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। नाइस समझौता बौद्धिक संपदा के किस प्रकार से संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है व्यापार चिन्ह से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेफेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी साथियों? ऑप्शन है 1975, 1962, 1952 या 1958। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। नेफेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी साथियों? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी 1958 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद? तो साथियों जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है साथियों। ठीक है, तो साथियों आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा साथियों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों।